वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। हम कर रहे हैं आपके लेक्चर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जिसका एग्ज़ाम की डेट लोक सेवा आयोग ने आपको दी है 6 अप्रैल 2025 को। ठीक है, बार बार आपको याद दिलाते हैं, यानी आप कुल मान के चलिए कि आपके 6 महीने का टाइम मोटा मोटा आपके पास है। ठीक, और 6 महीने में आपको स्क्रीनिंग पेपर के 5 खंड तैयार करने हैं। ठीक है, 5 खंड क्या हैं आपका? टीचिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स, आपका जीएस आपका 35, उत्तराखंड आपका 30 मार्क्स, आपका रीजनिंग 25 मार्क्स और आपका हिंदी 20 मार्क्स। ये 5 आपको जो पार्ट हैं, 5 खंड हैं, वो आपको तैयार करने हैं स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के। ठीक है, और इनको तैयार करने के लिए देखिए आप, हर किसी की अपनी अपनी में वैल्यू है। 150 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 150 का माइनस मार्किंग भी रहेगी, तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना वेटेज है। आपको रीजनिंग भी तैयार करनी है, तो आप एक महीना भी अगर एक टाइप को देते हैं, या चलो हिंदी को आप 10 दिन देते हैं, 20 दिन देते हैं, फिर भी आपका 6 महीना जो है, 1 महीना आप लास्ट का चलिए आप रिवीजन में लगाएंगे, तो आपके पास 5 महीने का टाइम बचता है। तो थोड़ी थोड़ी अपनी पढ़ाई करते रहिए, लास्ट टाइम के भरोसे मत बैठेगा। और मेन ये चीज़ें हैं, जो नए नए हमारे कैंडिडेट हैं अभी, जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम देना है, टीचिंग एप्टीट्यूड दिया नहीं है अभी, जीएस जो नई नई शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा ये होता है कि आप टाइम लेके चलिए, इसलिए हमने क्लासेज स्टार्ट करवा दी हैं। ठीक है, पूरा कोशिश करेंगे आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने की। तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें था, वो हमने स्टार्ट करवाया है। 1 यूनिट हमारी लगभग ख़त्म होने वाली है, एक टॉपिक बचा है, ई गवर्नेंस। ठीक है, तो चलिए आज हम करते हैं भारत में शिक्षा का अधिकार। ये इसका पार्ट 1 समझिए, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा था और इससे धाराएं वगैरह भी पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में कई बार डिटेल से। तो आज धाराएं वगैरह हम नहीं करेंगे, इसका जो बेसिक्स था आज हम वो क्लियर करेंगे। कल कोशिश करेंगे कि कुछ एमसीक्यूज़ और आपको इसकी जो धाराएँ वगैरह है वो आपको करवा दी जाए। ठीक है, आज जितना हो पाएगा उतना आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है भारत में शिक्षा का अधिकार। टॉपिक आपका शिक्षा का अधिकार है। आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नहीं है, बल्कि टॉपिक ही आपका है भारत में शिक्षा का अधिकार। तो भारत में शिक्षा का जो अधिकार है वो क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मिलने वाला एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, 21A के तहत अब क्या बना दिया गया है, मौलिक अधिकार। पहले ये नहीं था। कब जोड़ा गया इसे जोड़ा गया आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसे जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A के तहत इसे जोड़ा गया, और तब क्या बना दिया गया, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। और अनुच्छेद 21 है वो क्या है आपका, जीवन से संबंधित अधिकार है। ठीक है, आपके जीवन से संबंधित अधिकार, प्राण से संबंधित, जिसको हम लिखते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत आता है आपका शिक्षा का अधिकार। ये तो हो गई संवैधानिक बातें। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ये आपका अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार है, इसमें क्या लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना उनका एक मौलिक अधिकार है। और इस अधिकार को लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया, भारतीय संसद ने 4 अगस्त 2009 को, तो आपका 2002 में तो संविधान संशोधन के तहत हमने क्या बना दिया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। लेकिन इसको लागू कराने के लिए संसद ने 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। आरटी पारित किया गया 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, लागू ये कब से हुआ, ये हुआ आपका 1 अप्रैल 2010 से आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है। ये सारी चीज़ें फैक्ट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कहाँ पे इसको जोड़ा गया, कैसा अधिकार है, मौलिक है, कानूनी है। ठीक है, कितनी वर्ष तक के आयु तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 2 इम्पॉर्टेंट शब्द हैं इसमें। कब इसको पारित किया गया और कब इसे लागू किया गया, ये 3-4 चीज़ें तो एक एक नंबर की आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ खास बातें हैं, एक ब्रीफ संक्षेप में देख लेते हैं, बाकी इसका डिटेल आगे देखेंगे। ठीक है, मुख्य बातें क्या हैं इस अधिनियम के तहत, सबसे मेन पॉइंट क्या है,
सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई की सुविधा दी जाती है। तो गवर्नमेंट जितने भी स्कूल हैं उसमें 6 से 14 वर्ष तक क्या है कि बच्चों को क्या मिलेगी, मुफ्त शिक्षा मिलेगी। ठीक, उसके बाद जब निजी स्कूलों की बात की जाए, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें से कम 25% सीटें, तो प्राइवेट स्कूल की जो 25% सीटें हैं उनमें बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर नज़र रखने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग भी बनाया गया है। ठीक है, तो क्या बनाया गया है, एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है प्रारंभिक शिक्षा के लिए। फिर इसमें और क्या है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए कुछ बुनियादी मानक तय किए गए हैं इस अधिनियम के तहत। वो मानक क्या है हम आगे देखेंगे। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं प्रारंभिक स्कूलों में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फिर इसी अधिनियम के तहत गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालन पर रोक लगा दी गई है, यानी किसी भी स्कूल को आपको चलाना है तो पहले मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। और इस अधिनियम के तहत प्रवेश शुल्क और बाल साक्षात्कार की अनुमति नहीं है। ठीक है, कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा एडमिशन के टाइम पर, बच्चों का आपका इंटरव्यू नहीं होगा जो अब तक चलता आ रहा था। ठीक है, ये तो ब्रीफ में हमने देख लिया कि मेन चीज़ें इसकी क्या है। चलिए अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोला है 2 पार्ट है, कुछ आज करेंगे, कुछ धाराएं वगैरह हम कल करेंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, मुख्य प्रावधान, कुछ भी कह लीजिए क्या क्या है इस अधिनियम के अंतर्गत, क्या क्या शामिल है। ठीक है, पहली तो क्या बात है, भारत में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, पहली बात। दूसरा इसमें क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा यानी ये आया है आपका कक्षा 8वीं तक, तो 8th क्लास तक किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निष्कासित नहीं किया जाएगा, निकाला भी नहीं जाएगा, रोका भी नहीं जाएगा, या उसे बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, रोकना भी नहीं है उसे निकालना भी नहीं है, और उसे बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए बाध्य नहीं करना है। ठीक, आगे क्या है इसमें, यदि 6 वर्ष से अधिक आयु के किसी बच्चे को किसी स्कूल में प्रवेश नहीं मिला है, पहली बात तो क्या है 6 वर्ष तक आप प्रवेश करा दीजिए। अगर किसी बच्चे को 6 वर्ष हो गए हैं और 6 वर्ष से अधिक आयु का है, उसे किसी स्कूल में प्रवेश नहीं मिला है, या वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है, तो क्या करना है, उसे उसकी आयु के अनुरूप उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यानी अगर वो 7 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, तो जिस आयु के बच्चे जिस क्लास में होते हैं तो उनको क्या करना है, उसी क्लास में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि ऐसा मामला हो सकता है जहां किसी बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप उपयुक्त कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है। अब डायरेक्ट आपने 8 साल के बच्चे को 3rd में रख दिया। ठीक है, 6 साल का बच्चा जैसे 1 में जाता है, 8 साल का बच्चा अगर आयु के अनुरूप 3rd में होना चाहिए, उसको 3rd क्लास में दे दिया जाए, उसने 1st 2nd नहीं पढ़ी है, उसने प्रवेश नहीं किया है, तो दूसरे बच्चों के बराबर होने के लिए उसे क्या करना है, निर्धारित समय सीमा के भीतर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। उसे अधिकार होगा कि वो एक निर्धारित समय के भीतर विशेष प्रशिक्षण, जो छूटी हुई शिक्षा है, उसको वो प्राप्त कर ले। ठीक है, और यह भी प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा में इस प्रकार प्रवेश पाने वाला बच्चा 14 वर्ष के आयु के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। ठीक है, और अगर उसने प्रारंभिक शिक्षा में अधिकार पा लिया, ज़्यादा आयु का बच्चा है, उसको तुमने डाल दिया स्कूल में, तो 14 वर्ष की आयु के बाद भी जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होती तब तक वह निःशुल्क शिक्षा का क्या होगा, अधिकार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवेश के लिए आयु प्रमाण पत्र। अब प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी, और जो आपका जन्म प्रमाण पत्र बनता है वो एक अधिनियम है, उसके तहत जारी किया जाता है। दूसरा, कोई अन्य दस्तावेज है उसके आधार पर भी उसकी आयु निर्धारित की जाएगी, लेकिन किसी भी बच्चे को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा।
ठीक है। तो आयु कैसे निर्धारित की जाएगी? जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर, कोई और दस्तावेज है उसके आधार पर भी किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो आयु प्रमाण पत्र के अभाव में उसे स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते हैं। ठीक। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चे को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जो बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लेगा उसे दिया जाएगा एक प्रमाण पत्र। फिर क्या है, इन्होंने बोला यहाँ पर निश्चित छात्र शिक्षक अनुपात के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन्होंने यहाँ पर प्रावधान किया एक निश्चित छात्र शिक्षक अनुपात की। फिर सभी स्कूलों में, निजी स्कूलों में कक्षा 1 में, ये तो वही है कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए जो आपके आर्थिक रूप से वंचित वर्ग हैं, EWS है आपके, इनके लिए 25% सीटें आरक्षित करनी है। ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, और स्कूल शिक्षकों को 5 साल के भीतर पर्याप्त व्यावसायिक डिग्री हासिल करनी होगी, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। जो स्कूल हैं शिक्षक में, उनके पास व्यावसायिक डिग्री होनी चाहिए, या वो 5 साल के भीतर क्या करें, व्यावसायिक डिग्री हासिल कर लें। स्कूल के बुनियादी ढांचे में अगर कोई समस्या हो तो हर 3 साल में सुधार किया जाना चाहिए, नहीं तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और क्या है इसमें, और जो वित्तीय भार है वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच साझा किया जाएगा। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो आप जितने भी पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट रिपीट हो रहे होंगे तो आप सबको ध्यान देके, क्योंकि प्रावधान में, विशेषताओं में, उद्देश्य में, महत्व में काफ़ी चीज़ें क्या हैं इसमें कॉमन है, तो वो पॉइंट बार बार आते रहेंगे। तो थोड़ा सा आपका इससे क्या हो जाएगा, बार बार याद भी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है। अब इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या थी शिक्षा के अधिकार की? भारतीय संविधान का भाग 4, और भाग 4 में आपका क्या आता है, आपके DSP, DPSP यानी जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो आते हैं। उसमें क्या है, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में राज्य वित्त पोषित के साथ साथ न्यायसंगत और सुलभ शिक्षा का प्रावधान था। तो जो आपका DPSP है संविधान का, जिसे आप नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, उसके अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में क्या था, राज्य वित्त पोषित के साथ साथ न्याय संगत और सुलभ शिक्षा का प्रावधान। ठीक है। राज्य क्या करेगा, न्याय संगत और सुलभ शिक्षा का प्रावधान करेगा। दूसरा, ये तो संविधान की बात हो गई कि संविधान में क्या लिखा गया। फिर शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज आया 1990 में, राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज क्या था, तो ये था आपका 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट। उसके बाद क्या हुआ, 1993 में, 1993 में उन्नी कृष्णन JP बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में कहा गया, शिक्षा अनुच्छेद 21 से प्राप्त एक मौलिक अधिकार है। तो सबसे पहले ये बात कहाँ पे कही गई कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, किसके तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। तो ये बात आई आपके 1993 के उन्नी कृष्णन मामले में आई। ठीक है। आप इतना भी याद रख लीजिए कि 1993 के उन्नी कृष्णन मामले में सबसे पहले ये बात सामने आई कि जो शिक्षा है वो अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। फिर एक समिति बनाई गई, तापस मजूमदार समिति 1999, जिसमें 21A को शामिल किया गया। ठीक है। एक समिति बनाई गई तापस मजूमदार समिति और 1999 में, और उसमें अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया आपके इस समिति में। फिर 2002 में भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में, तो आपके मौलिक अधिकार कहाँ आते हैं, संविधान के भाग 3 में आते हैं। संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। तो शिक्षा को, एक शिक्षा का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार बनाया गया भारत के संविधान संशोधन अधिनियम 2002। जहाँ तक इसकी संवैधानिक यात्रा या जो प्रावधान थे वो आए, इसी संशोधन में अनुच्छेद 21 से शामिल किया गया। तो 2002 में संविधान के 86वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें क्या बोला कि भाग 3 जो संविधान का है
जिसमें आपका मौलिक अधिकार शामिल है, इसमें शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। और जो शिक्षा का जो अधिकार जब मौलिक अधिकार बनाया गया तो कहाँ जोड़ा गया इसे? अनुच्छेद 21A में। और अनुच्छेद 21 आपका कौन सा होता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे आप जीवन का अधिकार भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसी के तहत शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो अनुच्छेद 21 के तहत क्या है? शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 और अंततः शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए अनुवर्ती कानून का प्रावधान किया गया। तो जो 86वां संविधान संशोधन है उसमें क्या किया गया? शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो विधेयक 2008 में पेश किया गया और 2009 में क्या बन गया? वो अधिनियम बन गया। तो इसी के लिए एक कानून का प्रावधान किया गया 86वें संविधान संशोधन में। तो ये थी इसकी एक संवैधानिक यात्रा। स्टार्ट होता है कि हमारे संविधान में भाग 4 में ये अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में था। फिर पहला आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया 1990 में। 1993 में पहली बार ये बोला गया कि अनुच्छेद 21A के तहत ये एक मौलिक अधिकार है। फिर 1999 में एक समिति स्थापित की जाती है जिसमें अनुच्छेद 21A को शामिल किया जाता है। और फिर 2002 में संविधान संशोधन होता है जिसके तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया जाता है, ठीक है। और जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है वो बना दिया जाता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। और इसी के तहत आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आपके सामने आता है। अब इसके प्रावधान क्या हैं? फिर वही बातें आएंगी जो हमने अभी तक थोड़ी पढ़ी। विशेषताएं, प्रावधान, महत्व, उद्देश्य सब इसमें मिक्स है। RTE अधिनियम जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका है, इसका लक्ष्य क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। ये तो इसका लक्ष्य है। कौन सी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। यह शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य है। अधिनियम में क्या है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 आप सभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य यह है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का प्रवेश, उनकी उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। अनिवार्य रूप से, जरूरी रूप से उनको शिक्षा दी जाएगी। और यह दायित्व किसको दिया गया है? सरकार को। दायित्व किस चीज़ का? उनके प्रवेश का, उनकी उपस्थिति का और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना, यह सुनिश्चित करना दायित्व है आपका सरकार का। किस बात में? अनिवार्य शिक्षा से। और जहाँ पर मुफ्त शब्द है वह क्या इंगित करता है? हमारा जो मुफ्त या निःशुल्क शब्द है यह क्या इंडिकेट करता है? कि बच्चे द्वारा कोई शुल्क देय नहीं है जो उसे पूरी शिक्षा करने से ऐसी शिक्षा पूरी करने से रोक सकता है। यानी मुफ्त शब्द क्या कहेगा? कि बच्चा कोई भी शुल्क प्रदान नहीं करेगा, ऐसा शुल्क उसे नहीं देना है जो उसे शिक्षा पूरी करने से रोक सके। कुल मिला के ये मतलब है कि उसको शुल्क नहीं देना है। हो सकता है एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि मुफ्त क्या शब्द क्या इंगित करता है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को पढ़ लिया जाए, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए अगर कि मुफ्त शब्द क्या इंगित करता है, तो यह इंगित करता है कि बच्चे द्वारा कोई शुल्क देय नहीं है जो उसे ऐसी शिक्षा पूरी करने से रोक सकता है। अच्छा, फिर क्या है? यह अधिनियम समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण का आदेश देता है। अब यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आर्थिक रूप से पिछड़े। और आर्थिक रूप से पिछड़े और क्या है? तो यहाँ पे जो एक अधिनियम की जो भाषा है, अधिनियम की भाषा में क्या लिखा गया? वंचित वर्ग। साधारण भाषा में कहीं भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम बोलेंगे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, इसके लिए। तो थोड़ा सा हम अधिनियम की भाषा में जाएंगे तो इसमें क्या है कि समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण का आदेश देता है। कहाँ पे? आपके प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में। और उस वंचित वर्ग में क्या आएगा? आपके SC और ST, सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग और अलग रूप से सक्षम, ठीक है। अलग रूप से कोई सक्षम है, अक्षम की ये अलग रूप से कोई अक्षम है तो वो इसमें आ जाएंगे। एक तो SC ST आएंगे, सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग आएंगे और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग तो आएगा ही
इसमें आएगा, या अलग रूप से कोई अक्षम है तो वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक। फिर यह जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि गैर प्रवेशित बच्चा, कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु में अगर प्रवेश नहीं ले पाता है तो उसे क्या करेंगे, उसके आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश देने का प्रावधान भी करता है यह अधिनियम। उसकी आयु के अनुरूप से प्रवेश दिया जाएगा, और अगर जितना भी इसका गैप है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसे विशेष रूप से प्रशिक्षण की सुविधा भी उसे दी जाएगी। फिर जो आपकी वित्तीय जिम्मेदारियां हैं, अन्य जिम्मेदारियां हैं, वो कहाँ होंगी, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इसकी साझा होंगी। फिर कुछ मानक या मानदंड निर्धारित करता है यह अधिनियम। छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा, क्या होगा, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल बताएंगे। जो धाराएं हैं वहाँ पे चीज़ें मेंशन हैं। इमारतें और बुनियादी ढांचा इस संबंध में मानक बनाएगा। स्कूल के कार्य दिवस और शिक्षक कार्य के घंटे, यही एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए, इमारतें कैसी होनी चाहिए, स्कूल कार्य दिवस कितना होना चाहिए और शिक्षक कार्य के घंटे कितने होने चाहिए। इन संबंध में यह क्या बनाता है, मानदंड और मानक निर्धारित करता है। फिर आगे इस अधिनियम में क्या है, इसमें नो डिटेंशन पॉलिसी का एक खंड था इसमें नो डिटेंशन पॉलिसी का, जिसे बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के तहत हटा दिया गया। तो इसका संशोधन आया था 2019 में, और 2019 के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी का खंड इसमें से हटा दिया गया। फिर इस अधिनियम में और क्या कहा गया, इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि शिक्षकों की तैनाती में शहरी ग्रामीण असंतुलन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की तैनाती कम है, शहरों में ज़्यादा है, तो तैनाती में शहरी ग्रामीण असंतुलन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसमें एक और बात भी है जो कही गई है कि यह जो अधिनियम है, यह 10 की जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं और संसद चुनाव और आपदा राहत के अलावा, इनके अलावा 10 की जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण जो आपके चुनाव होते हैं और आपदा राहत, इनके अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगाने का भी प्रावधान करता है। तो इस अधिनियम ने यही बोला कि शिक्षकों को इनके अलावा, जो यहाँ पे मेंशन है, किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य के लिए तैनात नहीं किया जाएगा। ठीक। और उसके बाद यह शिक्षकों के लिए क्या कहता है कि प्रवेश और शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति का जितना हमें अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, जो आपके टीचर बनने के लिए जो आपकी योग्यता है उसके लिए नियुक्ति का प्रावधान करता है कि जितनी अपेक्षित है शिक्षकों की योग्यता, उन्हीं को यहाँ पर शिक्षक नियुक्त किया जाए। जिनके पास योग्यता नहीं है उनको नहीं करना है। यह निषेध करता है, किन किन चीज़ों का निषेध करता है, किन किन चीज़ों के लिए मना करता है। शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं तो पहले होती, जैसे नर्सरी में बच्चे का एडमिशन होना है तो आपका एंट्रेंस हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, तो इस चीज़ पर भी इन्होंने रोक लगाने की बात कही है, निषेध किया है, मना किया है। कैपिटेशन शुल्क, शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन और बिना मान्यता के स्कूल चलाना, तो इन चीज़ों का इसमें निषेध किया गया है। शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न, बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं, कैपिटेशन शुल्क, शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन और बिना मान्यता के स्कूल चलाना। फिर इसमें क्या है, यह बाल मैत्रीपूर्ण और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। तो ये मेन चीज़ किस पे ध्यान देता है आपका, बाल मैत्रीपूर्ण और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। तो शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, बाल मैत्रीपूर्ण और बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसके माध्यम से क्या होगा, बच्चे को भय, आघात और चिंता से मुक्त बनाने पर केंद्रित है। यह जो अधिनियम है इसके अनुसार जो शिक्षा है वो प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए, बाल मैत्रीपूर्ण और बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिससे क्या है बच्चे को भय, आघात और चिंता से मुक्त किया जा सके। फिर इस अधिनियम में पाठ्यक्रम के विषय में क्या परिकल्पना की गई है, इस अधिनियम में परिकल्पना की गई है कि पाठ्यक्रम को भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा बनाया जाना चाहिए, जो भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप हो, पहली बात, और जो बच्चे के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखेगा।
दो चीज़ें इम्पोर्टेंट, पहली तो आपके संविधान के मूल्यों के अनुरूप और दूसरा बच्चे के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखे, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। फिर पाठ्यक्रम को बच्चे के ज्ञान, उसकी क्षमता और प्रतिभा पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जिस क्लास के लिए बनाया जा रहा है, जिस आयु वर्ग के लिए बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर बच्चों को जो नॉलेज है, बच्चों की जो क्षमता है और बच्चों की जो प्रतिभा है, उस पर आधारित ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चे को एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से आघात, भय और चिंता से मुक्त करने में मदद करनी चाहिए। तो ये ऊपर भी यही बात कही कि बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रणाली देनी चाहिए और जिससे क्या हो, बच्चे आघात, भय, चिंता से मुक्त रहें और जो प्रणाली हो वो बाल केंद्रित और बाल अनुकूल दोनों हो। अगर वो बाल केंद्रित और बाल अनुकूल रहेगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे क्या रहेंगे, भय और चिंता से मुक्त रहेंगे, किसी प्रकार के शौक से भी वो दूर रहेंगे। ठीक है, किसी प्रकार का उन्हें कोई आघात नहीं पहुंचेगा, मानसिक शारीरिक इस प्रकार का। तो ये है इस अधिनियम की जो प्रावधान थे। अब इसका महत्व क्या है, महत्व थोड़ा सा देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब आपका आरटी पारित हुआ तो भारत सभी के लिए शिक्षा को लागू करने की दिशा में अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ गया। तो कौन सा दृष्टिकोण विकसित हुआ हमारा, शिक्षा को लागू करने की दिशा में अधिकार। पहले ये शिक्षा का अधिकार नहीं था, बाद में शिक्षा अधिकार आधारित दृष्टिकोण बन गया। यह अधिनियम एक बच्चे के मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों पर कानूनी दायित्व डालता है। ठीक है, तो जो ये अधिनियम बनाया गया है आपका, यह अधिनियम बच्चे के मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों पर एक दायित्व डालता है। कैसा दायित्व, कि कानूनी। तो किसका दायित्व है ये, बच्चे को शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार का दायित्व है। ठीक है, फिर क्या है, अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के लिए विशिष्ट मानक निर्धारित करता है। तो हमने भी पढ़ा कि कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं इसने, जैसे छात्र शिक्षक अनुपात के लिए। और छात्र शिक्षक अनुपात के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं, ये कहाँ पे काम आएगा, जब हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम आएगा। बच्चे हो गए 100 शिक्षक हो गया एक, तो अगर शिक्षक उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक कैसे पढ़ाएगा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी, इन्होंने बहुत सही किया कि छात्र शिक्षक अनुपात के लिए कुछ मानक निर्धारित किए। ठीक है, फिर इसमें लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने, कक्षा की स्थितियों के लिए पर्याप्त मानक, पीने के पानी की सुविधा आदि के बारे में भी बात की गई है। ये लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय, कक्षा की जो स्थितियां हैं किस प्रकार की होनी चाहिए, आपका वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, बोर्ड कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो इस प्रकार कक्षा की स्थितियों के लिए भी कुछ मानक इसमें बनाए गए हैं। और पीने की पानी की सुविधा, इस बारे में भी इस अधिनियम में बात की गई है। तो न केवल इसमें अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, तो बल्कि किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाए, कैसा माहौल उन्हें दिया जाए, कैसा वातावरण उन्हें दिया जाए, कैसा पाठ्यक्रम हो, इस सब के विषय में भी आपका आरटी में कहा गया है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला कि शिक्षकों की नियुक्ति में शहरी ग्रामीण असंतुलन से बचने पर जोर देना। ठीक है, और ये इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि देश में शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांव में शिक्षा की गुणवत्ता और संख्या में बड़ा अंतर है। अभी हाल ही में हम देख लेते हैं तो पलायन का जो कारण है वह यही है कि गांव में शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है। गुणवत्ता इसलिए नहीं क्योंकि शिक्षक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि शिक्षकों की नियुक्ति में संतुलन हो, जिससे क्या हो, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता क्या हो, बराबर हो, क्योंकि बहुत अंतर है गुणवत्ता में। इसलिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति में संतुलन बहुत ज़रूरी है। यह अधिनियम बच्चों के उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ शून्य सहिष्णुता का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही, बच्चों के उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ बिल्कुल भी सहिष्णुता नहीं होनी चाहिए, शून्य सहिष्णुता का प्रावधान करता है। प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं पर रोक यह सुनिश्चित करती है कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो जो आपका प्रवेश के लिए पहले स्क्रीनिंग परीक्षाएं होती थी, इन पर रोक लगा दी गई है और यह रोक जो सुनिश्चित करती है कि बच्चे को किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं उसके साथ किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग या किसी भी अन्य आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी आएगा सबको एडमिशन दिया जाएगा।
अधिनियम यह भी कहता है कि किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक रोका नहीं जाएगा, यानी कक्षा 8 तक फेल कोई भी बच्चा नहीं होगा। ठीक है। और जो ये सिस्टम आया कि कक्षा 8 तक फेल नहीं करना है, तो इसके लिए स्कूलों में ग्रेड उपयुक्त सीखने के परिणाम प्राप्त करने के लिए 2009 में सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली, आपका सीसीई जो मूल्यांकन प्रणाली है आपका, इसे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन जो सिस्टम है, इसे लागू किया 2009 में। किसके लिए किया? ग्रेड उपयुक्त सीखने के परिणाम को प्राप्त करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम इसने लागू कर दिया, और ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से ये बच्चे कैसे सीख रहे हैं यह परिणाम प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया? सीसीई को लागू किया। ठीक है। अधिनियम सभी प्रारंभिक विद्यालयों में सहभागी लोकतंत्र और शासन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति के गठन का भी प्रावधान करता है। ये क्या करता है? स्कूल प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान करता है। किसके लिए? अब स्कूल प्रबंधन समिति क्यों बनेगी? सहभागी लोकतंत्र और शासन को बढ़ावा देने की, स्कूल में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए स्कूल प्रबंधन समिति के गठन। और जो ये समिति है ये क्या काम करेगी? स्कूल के कामकाज की निगरानी और इसके लिए विकासात्मक योजनाएं तैयार करने का काम करेगी। कौन? ये स्कूल प्रबंधन समिति। ठीक है। स्कूल के कामकाज की निगरानी के लिए और विकासात्मक योजनाएं तैयार करने के लिए। अधिनियम न्याय संगत है और इसमें एक अधिनियम में एक शिकायत निवारण तंत्र है जो क्या करेगा? अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने पर लोगों को कार्रवाई करने की अनुमति देता है। तो जो अधिनियम है ये एक न्याय संगत अधिनियम है, इसलिए इसमें एक शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया गया है। और यह शिकायत निवारण तंत्र क्या काम करेगा? अगर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हो रहा है तो ये कार्यवाही करने की अनुमति भी देता है। फिर क्या है? आपका जो आरटी अधिनियम है सभी निजी स्कूलों को, वही है, सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है। ठीक है। वंचित वर्गों के लिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। और इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना और अधिक न्यायपूर्ण और समान देश का मार्ग प्रशस्त करना है। चलिए, मेन इसका मोटो क्या है? सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है। जब ये क्या करेगा? पिछड़े हुए लोगों को प्राइवेट स्कूलों में सीटों की व्यवस्था करेगा। ठीक। यह प्रावधान आरटी अधिनियम की धारा 12(1)(c) में शामिल है। तो जो ये प्रावधान है ना 25% सीटें आपके प्राइवेट स्कूल का, यह प्रावधान अधिनियम की धारा 12(1)(c) में शामिल है। सभी स्कूलों जो निजी हैं, गैर सहायता प्राप्त हैं और सहायता प्राप्त स्कूल हैं, इनको प्रवेश स्तर पर अपनी 25% सीटें EWS और वंचित समूहों के छात्रों के लिए आरक्षित करनी होंगी। अब यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जो किसके लिए रखनी है 25% सीटें, EWS और वंचित वर्गों के लिए। और वंचित वर्गों में कौन कौन आएंगे ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक। जब 2005 में थोड़ा सा इसमें हमने और ऐड कर दिया है, अधिनियम का संस्करण तैयार किया गया था, तो वंचितों के लिए आरक्षित सीटों के इस प्रतिशत के खिलाफ देश में आकर्षित था, लेकिन बाद में क्या हुआ? यह आरक्षण मिल गया। ठीक है। और अभी ये लागू है कि किसी भी स्कूल को, निजी स्कूल को 25% सीटें आपके सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों के, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, वंचित समूहों के लिए रखनी पड़ती हैं। ठीक है। और जो समावेशी शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और यह प्रावधान सामाजिक एकीकरण हासिल करना चाहता है। ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने यहाँ पर इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे, बहुत तो महत्व में, विशेषताओं में, प्रावधान में ये चीज़ें हमने पढ़ी, तो ये इसकी बहुत मोटी मोटी चीज़ें थी। और थोड़ा सा अगर एक क्लास और लाएंगे तो जो इसकी धाराएं हैं और कुछ और प्रावधान होंगे उनको ऐड करके हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। और आपको जब MCQ करवाएंगे तो MCQ जब हम करते हैं ना तो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से बन के आ जाते हैं, इसलिए ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको थोड़ा इन डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।